डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें परमाणु की संरचना को समझाने वाले वैज्ञानिक नील्स बोर की परिकल्पना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में परमाणु की संरचना को किस प्रकार से उन्होंने समझाया था उसके बारे में समझा। परमाणु के लिए सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, उसमें सुधार करते हुए थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया और उसमें भी सुधार करते हुए रदरफोर्ड ने एक श्रवण पत्र प्रयोग के द्वारा परमाणु की संरचना और नाभिक के बारे में बताया तथा इनके बाद में नील्स बोर ने भी परमाणु की संरचना को समझाने में अपना योगदान दिया। तो यहाँ हमें नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के लिए क्या क्या बातें बताई, उन्होंने क्या प्रयोग किया, उनसे क्या निष्कर्ष निकले, उनके बारे में अपन समझेंगे। नील्स बोर, जैसा कि आप यहाँ उनकी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वैज्ञानिक नील्स बोर हैं, ठीक है, नील्स बोर वैज्ञानिक। तो यहाँ अपन देखेंगे सबसे पहले कि 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप का मतलब मॉडल, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए क्या बनाया, एक प्रतिरूप बनाया, मॉडल बनाया तथा तर्क संगत रूप से समझाया भी और उन्होंने उसको समझाया भी। बोर का परमाणु मॉडल निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है और बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें जो पॉइंट है, बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पहला जो पॉइंट है वो है परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। देखिएगा, पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है, उसमें बीच में नाभिक होता है जो कि धनावेशित है, ठीक है। धनावेशित क्यों है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इन दोनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, ये जो कक्षा है बाहर, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट क्या हुआ कि परमाणु के केंद्र में तो नाभिक होता है और उसमें क्या होता है, धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही होते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथों में गति करते हैं। पथ माने रास्ता, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गति कर रहे हैं ये रास्ता है, ठीक है, या ये प्रकार से परमाणु की त्रिज्या है। त्रिज्या जैसे वर्त होता है ना, वर्त की त्रिज्या होती है, अपन गणित में पढ़ते हैं, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। ये दूसरा वर्त हो गया बाहर, इसकी त्रिज्या होगी, एक कक्षा और हो सकती है बाहर, ये उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पथ है, रास्ता है, इसे अपन क्या कहते हैं, ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, इन्हें कक्षा भी कहते हैं या कोश भी कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में उसको ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये इनके नाम है। नाभिक के पास में जो पहली कक्षा होती है उसका नाम होता है प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा का नाम द्वितीय कक्षा, उसके बाहर और कक्षा है तो उसका नाम तृतीय कक्षा, है ना, फिर चतुर्थ कक्षा, इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। तीसरे पॉइंट में है, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सेकेंडरी रूप में व्यवस्थित होती हैं। देखिएगा, ये कक्षा, पहली कक्षा नाभिक के चारों ओर है, फिर उसके बाहर दूसरी कक्षा है जो कि वर्ताकार पथ में होती है। इन्हें एन से दर्शाया जाता है। कक्षाओं किसे दर्शाते हैं? एन, यानी कि एन बराबर पहली कक्षा, है ना, एन बराबर दूसरी कक्षा। इनका मान हमेशा पूर्णांक होता है, जैसे एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं आगे, है ना। तथा इन्हें क्रमशः, अब इनके नाम दिए गए, पहली कक्षा को कहते हैं के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन, ठीक है ना, के एल एम एन ओ पी, इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं। तो कहां से शुरू होते हैं? पहली कक्षा का नाम है के, यानी कि ये जो पहली कक्षा दिख रही है ना आपको, ये के है, प्रथम कक्षा। दूसरी कक्षा कौन सी है? एल, जो बाहर वाली है, और इसके बाहर अगर और है, तीसरी कक्षा है तो वो कहलाएगी एम, ठीक है ना, और कक्षा है बाहर तो वो एन। तो इस प्रकार से इन्हें अल्फाबेट के एल एम एन ओ के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये था अपना परमाणु, बोर का परमाणु मॉडल जो उन्होंने बताया। फिर इन्होंने जो और बातें बताई हैं वो देखते हैं अपन।
चौथे पॉइंट में बोर ने बताया कि एन का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती हैं और उनका ऊर्जा स्तर और उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। एन बराबर प्रथम यानी फर्स्ट एक, एन बराबर एक का मतलब क्या है, के कक्षा पहली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे मान लीजिए ये बता रहा है कि एन का मान बढ़ने पर, ये परमाणु है मान लीजिए, ठीक है ना, और ये बीच में से नाभिक है, ये दूसरी कक्षा हो गई इसकी, ये नाभिक है ना ये, और ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। तो ये बताना चाहता है कि एन का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती हैं। देखिएगा ये पहली कक्षा जो है नाभिक के पास में है, दूसरी कक्षा थोड़ी दूर है, तीसरी कक्षा और दूर है क्योंकि त्रिज्या बढ़ गई ना इसकी, ठीक है, और उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। जो जो अपन बाहर की तरफ जाएंगे उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, पहली कक्षा की। जो पहली कक्षा सबसे नाभिक की सबसे पास में, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जो सबसे दूर जो कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। पांचवा पॉइंट है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देखिएगा बीच में नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, कक्षा में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होती है। जैसे पहली जो कक्षा है ना, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपन निकालते हैं 2n² से, एक सूत्र होता है इसका 2n², कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे पहली कक्षा के लिए अपन यहाँ n कर देंगे 1, 2, 2 गुणा 1 स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है ना। इस सूत्र से अपन कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर दूसरी कक्षा है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस प्रकार से। चौथी में जैसे यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथी में 32, ठीक है। आप यही तो याद कर लीजिएगा। तो ये बता रहे हैं कि जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनका जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग, देखो संवेग तो होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर P बराबर mv। m होता है द्रव्यमान और v होता है उसका वेग। कोई भी पदार्थ, परमाणु, चाहे वो वस्तु हो, गति करती है तो उसका जो संवेग होता है P बराबर होता है mv होता है। ये सूत्र आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग के लिए क्या जुड़ जाएगा, यानी कि mv और r जुड़ गया, r या त्रिज्या है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, ठीक है। पाई जो है ये 2 पाई इसका मान होता है, या इसका गुणक होता है। यहाँ h क्या है, h तो है प्लांक स्थिरांक, एक वैज्ञानिक हुए प्लांक, ठीक है ना, उन्होंने इसका स्थिरांक बताया, ये फिक्स होता है, निश्चित होता है। और m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, किस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं 5वें पॉइंट में, एक प्रकार से ये सूत्र है, इसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि ये एम वी आर के अंदर ये एच क्या है, एम क्या है, वी क्या है, आर क्या है ना, इनके बारे में बता रहे हैं। हालांकि यहाँ से आपके कोई न्यूमेरिकल का प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में, ठीक है ना, आंकिक प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है इस सूत्र से। आपको अगर ये याद करना चाहो तो ये सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें इनका मान क्या क्या है वो आपको याद पता होना चाहिए। वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, आर क्या है, त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग जो है एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। एन का मतलब क्या, नंबर यानी कि संख्या, ठीक है ना। कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं, पहली कक्षा की या दूसरी कक्षा की। छठे पॉइंट में बताया, बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब परमाणु एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जैसे चक्कर लगाता जा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। परंतु जब पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है और दूसरी में कोई परमाणु चक्कर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा या दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा, तब उसके ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन कैसे आएगा वो अपन 7वें पॉइंट में समझेंगे। तो ये देखते हैं अपन, 7वें पॉइंट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है।
देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ परमाणु की आपको संरचना दिखाई दे रही है नीचे डायग्राम में। ये बीच में तो नाभिक हो गया इसका, ठीक है ना। ये पहली कक्षा, या वो पहली कक्षा दिख रही है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा का अवशोषण कर ले, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को कोई ऊर्जा बाहर से अपन दे दें, इसको ऊर्जा मिल जाए, तो यहाँ पर ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। पहली जो कक्षा है उसका ऊर्जा स्तर कम होता है और बाहर वाली का अधिक होता है, अधिक को बोलते हैं उच्च, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर को अपन कक्षा भी कहते हैं, या कक्ष भी कहते हैं, या ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर अंदर वाला निम्न ऊर्जा स्तर होता है, बाहर वाला उच्च ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले से बाहर वाले में जाते हैं, कब जाएंगे, जब वो ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, या यूं कह दे कि अपन जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में, अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसी के बारे में बता रहा है पहले कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालता है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी कि बाहर वाली से इलेक्ट्रॉन अंदर वाली में आ जाएगा, ठीक है ना। उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि बाहर वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर मतलब अंदर वाली कक्षा में आ जाता है। इसके लिए देखो डायग्राम नीचे है, देखते हैं अपन। ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरी कक्षा में बाहर है, बाहर वाली कक्षा तो है ये जो दिख रही है बाहर वाली दूसरी कक्षा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बाहर निकाल दे, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन कर दे, लिखा ना यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, ऊर्जा को बाहर छोड़ रहा है, निकाल रहा है, ऊर्जा का त्याग करता है। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर से यानी कि बाहर वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर वाले में आ जाएगा, अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो बातें थी। तो क्या लिखा है इसमें, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनी ऊर्जा अवशोषण व उत्सर्जन से रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम का होता है एक प्रकार से अलग अलग रंगों का जो बैंड होता है। जैसे आपने प्रकाश का जो अपवर्तन का पॉइंट आता है उसमें एक प्रिज्म का नाम सुना होगा, छोटी कक्षा में पढ़ा आपने। प्रिज्म में से जो श्वेत प्रकाश अपन डालते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है ना, और उससे स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है यानी कि अलग अलग रंगों का एक बैंड बनता है, एक क्रम होता है, जिसको अपन जैसे अपन बात करें VIBGYOR, ठीक है ना, VIBGYOR, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग जो बनते हैं। जिस प्रकार से अपना इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष में भी रंगों का क्या एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जित करते हैं तो रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, एक प्रकार से एक स्पेक्ट्रम बनता है, और उस स्पेक्ट्रम से अपने परमाणु के बारे में जानकारी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे। आगे देखिएगा, यहां जो बोर ने जो बताया था, परमाणु मॉडल जो दिया था, इसमें भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। बोर परमाणु मॉडल की भी कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां भी अपन यहां देखेंगे क्या क्या कमियां रहेगी थी इसमें। यह निश्चित है कि रदरफोर्ड मॉडल से, यानी कि इससे पहले जो मॉडल था वो किसका था, रदरफोर्ड का, स्वर्ण पत्र वाला, सोने की पन्नी वाला। तो उससे ये बोर का जो मॉडल है, परमाणु मॉडल, अधिक विकसित था, यानी कि विकास का क्रम पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले डोल्टन ने जो मॉडल दिया था, ठीक है ना, उसके बाद थॉमसन ने मॉडल दिया, सुधार किया उसमें, उसके बाद रदरफोर्ड ने सुधार किया, और अब यहाँ पर ये बोर ने और सुधार किया। तो ये रदरफोर्ड से तो अच्छा मॉडल था, परंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं। इनके द्वारा परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम, देखिएगा अभी जो बात की थी ना अपने स्पेक्ट्रम की, ठीक है, तथा स्थायित्व की व्याख्या की जा सके। इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया और स्थायित्व के बारे में बता दिया। इस मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार से। पहली कमी थी, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो ये मॉडल नहीं समझा पाया। दूसरी कमी थी, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला कि परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा हुआ है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अधिक लाइनों में बटा हुआ है, जिसका कारण बोर मॉडल स्पष्ट नहीं कर सकता। यानी कि जो रेखिक स्पेक्ट्रम है ये अधिक लाइनों में क्यों बटा हुआ है ये नहीं बता पाया। तीसरी जो कमी थी वो थी, यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाता। यानी परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं,
अणु बनाते हैं। परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा H2। ठीक है ना। ये परमाणु अकेला होता है परमाणु, और जब दो परमाणु जुड़ जाते हैं तो बनता है अणु। तो ये परमाणु से अणु बनते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं आपस में जुड़ करके। बंध का मतलब जुड़ना। तो इसको भी अब बोर्जो नहीं समझा पाए, बोर्जो वैज्ञानिक है वो नहीं बता पाए। और अंत में फिर जो कुछ बातें और हैं, परमाणु की संरचना ज्ञात करने के साथ साथ अनेक प्रकार के तत्वों की भी खोज हो रही थी। इन तत्वों के प्रतीक चिन्ह का मतलब, जैसे सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na, है ना। पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O, कैल्शियम का Ca, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। परमाणु संरचना विशेष गुणों को स्पष्ट रूप से पहचाना भी गया है। अब तक ये ज्ञात हो चुका था कि सभी पदार्थ तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। जितने पदार्थ हैं उनके अंदर क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इन तत्वों से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा था। यानी कि कौन कौन से परमाणु हैं, उनको किस क्रम के अनुसार उनको एक सारणी बनाई गई, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसकी वर्गीकरण की आवश्यकता और वर्गीकरण को पढ़ना पड़ेगा, जो कि अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज से हमने ये जो चौथा मॉडल था बोर का, इसको नील्स बोर पूरा नाम है, ठीक है ना, नील्स बोर के मॉडल के बारे में समझा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्ट जो है ये 5 नंबर का है, 3+2, यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, जो कि 3 और 2 प्रश्नों में बटा होगा। तो यहाँ पर 4 मॉडल जो वैज्ञानिकों के दिए गए हैं, ये चारों मॉडल आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक मॉडल जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे कि डॉल्टन का मॉडल आ सकता है, थॉमसन का मॉडल आ सकता है, फिर उसके बाद में जो रदरफोर्ड थे अपने वैज्ञानिक, रदरफोर्ड वाला मॉडल आ सकता है, और अंत में आज जो अपन ने पढ़ा नील्स बोर वाला मॉडल एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। तो आपको उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। और अगले वीडियो में हम वर्गीकरण की आवश्यकता और वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।